अच्छा, तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब ये जो हम जानते हैं हजारों साल पहले के भारत के बारे में, वो आखिर पता कैसे चलता है? कौन से जरिए हैं जिनसे ये जानकारी मिलती है? सवाल तो बिल्कुल सही है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, जो इन स्रोतों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, तो आज कोशिश यही है कि इन स्रोतों को थोड़ा समझें, देखें कि इतिहासकार कैसे अतीत को हमारे सामने रखते हैं। और ये कितना दिलचस्प है ना कि सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा सकें वो 3री सदी ईसा पूर्व के हैं, अशोक के शिलालेख। हाँ, और उनको पढ़ने में कामयाबी मिली एक अंग्रेज अफसर को, जेम्स प्रिंसेप को, वो भी 1837 में। सोचिए, हजारों साल बाद। चलिए ऐसे ही स्रोतों को जरा खंगालते हैं आज। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इन्हें अक्सर सबसे कह सकते हैं भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि ये भौतिक चीजें हैं। सिक्के हो गए, अभिलेख, स्मारक, इनमें वो साहित्यिक स्रोतों वाली बात नहीं होती कि बाद में कुछ बदल दिया या बढ़ा चढ़ा दिया। हाँ, मतलब ये सीधे जमीन से निकले सबूत जैसे हैं, जैसे सिक्के, मुद्रा शास्त्र। सबसे पुरानी तो वो आहत सिक्के मिले, पंचमार्क्ड कॉइन्स। अच्छा। ज्यादातर चांदी या तांबे के, जिन पर बस ठप्पे से लगे होते थे। जी। फिर हिंद यवन शासक आए, उन्होंने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। अच्छा, पहली बार सोना। हाँ। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं गुप्त काल के। ओ हाँ, गुप्त काल कहते हैं बड़ा स्वर्ण युग था। बिल्कुल। ये सिक्के शायद उसी शानदार व्यापार और समृद्धि की तरफ इशारा करते हैं। और कुछ सिक्के तो मतलब कमाल की कहानी कहते हैं, जैसे समुद्रगुप्त वाले, उन पर उन्हें वीणा बजाते दिखाया गया है। हाँ, सिक्कों से संगीत प्रेम का पता चल रहा है ना? अद्भुत। सच में। अच्छा, सिक्कों के बाद फिर आते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। जी, अभिलेख। पत्थर पर, खंभों पर, तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए लेख। इनका अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। अशोक के ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी, जो लेफ्ट से राइट लिखी जाती थी, है ना? हाँ, बाएं से दाएं। लेकिन कुछ खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं। खरोष्ठी? वो कौन सी? वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे आज उर्दू लिखते हैं। अच्छा। और कुछ अभिलेख तो मतलब जानकारी के खजाने हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है। अरे वाह, भारतवर्ष का पहला लिखित प्रमाण। जी। और एक एरन अभिलेख है भानुगुप्त का। हाँ, वो सती प्रथा वाला। हाँ, माना जाता है कि उससे सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ये छोटी छोटी कड़ियां इतिहास को जोड़ती हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं साहित्यिक स्रोतों पर, मतलब लिखित ग्रंथ। हाँ, लिटरेरी सोर्सेज। इन्हें हम मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, धार्मिक और लौकिक। ये अक्सर ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी पांडुलिपियों, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रूप में मिलते थे। धार्मिक साहित्य में तो सबसे पहले वेद आते हैं, खासकर ऋग्वेद सबसे पुराना। सही। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का वो शुरुआती जिक्र मिलता है। और सत्यमेव जयते, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, वो भी तो मुंडकोपनिषद से है। बिल्कुल सही। फिर आते हैं महाकाव्य, रामायण और महाभारत। महाभारत, जिसे व्यास ने लिखा, कहते हैं पहले ये जय संहिता कहलाती थी, छोटी थी। हाँ, शुरुआत में जय संहिता नाम था। करीब 8,800 श्लोक थे। फिर बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत बन गया। बाप रे, 1,00,000! और बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। अच्छा, और जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, तो ये तो धार्मिक साहित्य हुआ। अब लौकिक साहित्य, मतलब जो धर्म से सीधे जुड़ा नहीं है। सेक्युलर लिटरेचर। इसमें सबसे बड़ा नाम तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, ये तो सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मौर्यकालीन शासन, समाज, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि जासूसी, हर चीज की ऐसी बारीक जानकारी देता है कि आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कमाल है। और फिर है कल्हड़ की राज तरंगिणी, 12वीं सदी में लिखी गई है। ये कश्मीर का एक क्रमबद्ध इतिहास देती है। इसे भारत की पहली व्यवस्थित हिस्टोरिकल राइटिंग कह सकते हैं। अच्छा, कश्मीर का इतिहास और दक्षिण भारत का संगम साहित्य, वो भी इसी में आएगा। हाँ, संगम साहित्य भी लौकिक है। इसमें वीर गाथाएं ज्यादा हैं। धर्म से ज्यादा जीवन, युद्ध, प्रेम, वीरता पर फोकस है। तो ये हो गए अपने देसी स्रोत। अब जरा बाहर की नजर से देखें, विदेशी यात्रियों ने क्या लिखा। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। एक बाहरी पर्सपेक्टिव मिलता है।
यूनानी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम बहुत अहम है। मेगास्थनीज, जी ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। बिल्कुल। उनकी किताब इंडिका अब ओरिजिनल तो नहीं मिलती, लेकिन उसके जो हिस्से दूसरे लेखकों ने कोट किए हैं उनसे मौर्य समाज और एडमिनिस्ट्रेशन की काफी जानकारी मिलती है। अच्छा, और रोम से भी तो व्यापार था। हाँ, तो रोमन लेखकों ने भी लिखा। प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है जो भारत रोम व्यापार के बारे में बताती है। और एक वो किताब है जिसका लेखक ही नहीं पता, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। हाँ, अनोखी किताब है, लेकिन उसमें हिंद महासागर के बंदरगाहों और ट्रेड रूट्स का बड़ा अच्छा ब्यौरा है। फिर चीनी यात्री भी तो आए। जी, चीनी यात्री, वो बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए भारत आए थे। फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उन्होंने यहाँ के समाज को काफी खुशहाल और शांत बताया। और वेनसांग, वो तो बहुत मशहूर है। वेनसांग या युआन चुआंग, वो हर्षवर्धन के समय आए थे और सोचिए करीब 16 साल भारत में रहे। 16 साल? हाँ, ज्यादातर समय नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए बिताया। उनकी किताब है सीयू की यानी पश्चिमी देशों का वृत्तांत। इसे तो उस समय का आईना मानते हैं। उन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में अरब यात्रियों का भी जिक्र जरूरी है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आए थे। हाँ। और कमाल की बात यह कि उन्होंने यहाँ रहकर संस्कृत सीखी। उनकी किताब तहकीक हिंद मतलब भारत की खोज, उस समय के भारत के धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, विज्ञान, इन सब का बहुत ही कह सकते हैं निष्पक्ष और गहरा विश्लेषण है। तो मतलब हमने देखा कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो एक तरह से इन अलग अलग धागों से बुना गया है। पुरातत्व, साहित्य, विदेशियों के लिखे विवरण। हाँ, एक जटिल तस्वीर है जिसमें हर स्रोत अपना एक रंग भरता है। हर धागा अपनी कहानी कह रहा है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये स्रोत हमें ज्यादातर ये बताते हैं कि क्या हुआ, What happened? लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी व्याख्या तो इतिहासकारों को ही करनी पड़ती है। इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर उनकी तुलना करके ये सवाल वाकई सोचने लायक है।